Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. इसका मेन एम क्या है हमको पढ़ने का कि रिएक्शन का जो रेट अभी आप देखते हैं उसका रेट जो होना चाहिए उससे बहुत ही कम है। तो क्यों कम है इसी का एक्सप्लेनेशन इसके अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट वाइज लिखवा रहे, समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट में हमको ये बताना इसमें समझिए कि रिएक्शन का रेट क्यों स्लो है, रिएक्शन का रेट स्लो क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है, वही इसके अंतर्गत पढ़ना है कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में कोई भी रिएक्शन जो होता है वो क्यों रिएक्शन होता है, तो उसका जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड करता है, ड्यू टू कॉलिजन रिएक्शन भी हो पाता है ना। तो हम लिख सकते हैं द रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूं द रिएक्शन टेक्स प्लेस, द रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, सॉरी द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, द केमिकल रिएक्शन takes place due to reacting molecule molecules collides with each other, ठीक है। देखिए क्या लिखा, द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। ये कॉलिजन के कारण रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड्स करता है और उस कॉलिजन के कारण रिएक्शन हो पाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वो तो ठीक है, कॉलिजन के कारण होता है। तो ऐसा नहीं कि जितना बार कोलाइड्स करेगा, जितना बार कॉलिजन होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच, सभी के कारण केमिकल चेंजेस हो ही, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो कोलाइड्स किया लेकिन वहाँ केमिकल चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो दो तरह का कॉलिजन होगा, एक में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड्स किया लेकिन कॉलिजन नहीं हुआ, एक बार रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड्स किया लेकिन उसमें कोलाइड्स किया लेकिन उसमें रिएक्शन हो गया। तो वैसा कॉलिजन जिसके कारण केमिकल चेंजेस होगा वो इफेक्टिव कॉलिजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एवरी कॉलिजन, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी कॉलिजन is not an effective collision, is not an effective collision, every collision is not an effective collision। अब इफेक्टिव कॉलिजन क्या हुआ, यहां समझिए, देखिए इफेक्टिव कॉलिजन ये कहलाता है दोज कॉलिजन in which those collision of reacting molecules, those collision of reacting molecules which occurs chemical changes, called effective collision, ठीक है। देखिए क्या लिखा कि इफेक्टिव कॉलिजन में दोज कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच अकर्स केमिकल चेंजेस। अब देखिए समझाता हूं मैं, मान लिया गया ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो देखिए ये क्या दिखा रहा हूं, जैसे ये दिखा दिया हाइड्रोजन और ये दिखा रहा हूं मैं क्लोरीन को। ठीक है, देखिए तो ये कंबाइंस करेगा H2 अब प्लस Cl2, क्या बना दिया HCl, बनाया ना। तो ये जो केमिकल चेंजेस यहाँ पर HCl हो रहा है, क्यों, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स करेगा जिसके कारण प्रोडक्ट बनेगा HCl। लेकिन देखिए तो यहाँ कॉलिजन में क्या हो सकता है, जैसे मान लिया गया ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये भी हाइड्रोजन, अगर इन दोनों के बीच कॉलिजन हो जाए, तो क्या ये केमिकल चेंजेस करेगा, केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन कॉलिजन हुआ बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, केमिकल चेंजेस नहीं हुआ, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना,
क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कॉलिजन में दोनों सेम मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है ना। यहाँ क्लोरीन क्लोरीन, जैसे ये क्लोरीन है ये भी क्लोरीन, इन दोनों के बीच कॉलिजन होगा, यहाँ भी केमिकल चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कर दें, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो इन दोनों के बीच अगर कॉलिजन होगा तो यहाँ केमिकल चेंजेस होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कॉलिजन होगा तो दो तरह का कॉलिजन होगा, एक कॉलिजन में केमिकल चेंजेस हो रहा है, एक कॉलिजन में केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जिस कॉलिजन में केमिकल चेंजेस हो रहा है वही कहलाता है इफेक्टिव कॉलिजन, है ना। इसका मतलब जितना भी कॉलिजन होगा सारा इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, ये भी इसे कंफर्म हो गया, है ना। ठीक है, चलिए, तो ही लिखा एवरी कॉलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कॉलिजन, मतलब जितना भी बार कॉलिजन होगा सारे के कारण केमिकल चेंजेस नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। अगर सारे के कारण केमिकल चेंजेस होता, समझिएगा, जितना बार कॉलिजन होता और सभी के कारण केमिकल चेंजेस होता तो निश्चित रूप में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो उसी का रीजन बताता हूँ कि एवरी कॉलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कॉलिजन, एवरी कॉलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कॉलिजन। इसका क्या रीजन है कि सारे कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका क्या रीजन है, अब वही बताता हूँ। देखिए, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, for effective collision there is two barriers. First में energy barrier, and second orientation barrier. एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। अब समझिए एनर्जी बैरियर के बारे में। माने जितना बार भी कॉलिजन होता है सारे कॉलिजन में केमिकल चेंजेस नहीं होता है, इसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन हो गया एनर्जी बैरियर। अब समझिए एनर्जी बैरियर क्या बोला कहलाएगा? फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, the reactant molecule must have energy equal to or greater than threshold energy. But many reactant molecules may not be energy equal to or greater than threshold energy. Therefore the reaction rate is slow. नोट करिए, पहले मैं समझाता हूं इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पर ये बोला इफेक्टिव कॉलिजन, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन देयर आर टू बैरियर्स। फॉर इफेक्टिव कॉलिजन देयर आर टू बैरियर्स। इफेक्टिव कॉलिजन मतलब जितना भी कॉलिजन होता है सारा केमिकल चेंजेस में क्यों कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसका दो बैरियर है। पहला बैरियर क्या लिखा है इसमें? एनर्जी बैरियर। अब एनर्जी बैरियर क्या था? एक टर्म बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के क्रम में। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था आपको बताया था ना? थ्रेशोल्ड एनर्जी कि जिस एनर्जी पर रिएक्टेंट केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट होता हो, जिस एनर्जी पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता हो, है ना। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है, मतलब प्रोडक्ट जहां पर केमिकल चेंजेस होगा, रिएक्टेंट का वह एनर्जी जहां पर उसमें केमिकल चेंजेस होता हो,
द एनर्जी एट विच, है ना, केमिकल चेंजेस अकर्स, जहाँ केमिकल चेंजेस अकर्स होगा वहीं पर क्या कहलाएगा वो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब बता चुका था। तो पता है किसी भी केमिकल चेंजेस होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होना चाहिए ना, उसका एनर्जी का वैल्यू कम से कम उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा तब ना रिएक्शन हो पाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है। माने कॉलिजन तो हुआ, ठीक है, कॉलिजन होने के बावजूद भी उसमें क्या चाहिए कि इफेक्टिव कॉलिजन में कि कॉलिजन दो मॉलिक्यूल के बीच कॉलिजन हुआ, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल के बीच जो कॉलिजन हुआ तो उस कॉलिजन में उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होना चाहिए उस एनर्जी का वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे अधिक होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में क्या देखते हैं कि जो एनर्जी होता है वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होता है। मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स may not be energy, may not possess energy equal to or greater than threshold energy। माने बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होता है ना वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होता है। इसके कारण से क्या होता है कि कॉलिजन हुआ लेकिन वहां पर केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए रिएक्शन का रेट स्लो होता है। मेरा मकसद एक ही है, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में क्या बता रहा हूँ कि जो रिएक्शन का रेट होता है ना जो होना चाहिए एक्चुअली उससे बहुत ही कम होता है। तो क्यों कम होता है वही बता रहा हूँ मैं अभी, है ना। तो उसमें फर्स्ट क्या था, एनर्जी बैरियर देख लिया आपने। सेकेंड आइए, सेकेंड पॉइंट में ओरिएंटेशन बैरियर, है ना, बी ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर में क्या है, अब इस कंडीशन में देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कॉलिजन हुआ, ठीक है, कॉलिजन होने के बावजूद उसके पास एनर्जी भी है, कितना, थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे अधिक, लेकिन उसके बावजूद भी वो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, माने उसके द्वारा केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। रीजन यही हो गया ओरिएंटेशन बैरियर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स have energy greater than or equal to threshold energy। Many reactant molecules have energy greater than or equal to threshold energy, but still the rate of reaction is slow due to improper orientation of reacting molecule, improper orientation of reacting molecule at the time of collision, ठीक है, नोट करिए, improper orientation of reacting molecule at the time of collision। देखिए क्या लिखा है इसमें, many reactant molecules have energy greater than or equal to threshold energy, but still the rate of reaction is slow due to improper orientation of reacting molecules। ठीक है, लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसको समझाता हूँ, फिर एक बार हम समराइज कर देंगे, पहले आप लिखते चलिए, थोड़ा बहुत मैं समझा रहा हूँ, फिर एक बार समराइज कर देंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए मान लिया गया हम लिखते हैं रिएक्शन इस तरह से, NO2 प्लस NO2, ये प्रोडक्ट बनाया N2O4, ठीक है, NO2 प्लस NO2, ये क्या चिन्ह बदल रहा है, N2O4 में प्रोडक्ट बना। तो N2O4 में जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना
ये प्रोडक्ट में आप देखिए कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए N2O4 का स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ एक पिक्चर के रूप में, पिक्चोरियल वे में इसको समझा रहा हूँ। NN जैसे यहाँ देखिए ये जो कॉलिजन होगा ना NN के बीच, इस तरह से देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड के बीच बॉन्ड यहाँ फॉर्म करें NN है ना N2O4, या डायरेक्ट हम दिखाता हूँ पिक्चर के द्वारा इसका। यहाँ क्या लिखा NO2 देखिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को दिखा रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन क्या O2 ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दिखा रहा हूँ। दूसरा में देखिए फिर यही नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दिखाया। अब यहाँ कॉलिजन होने की दो पॉसिबिलिटी है। देखिए एक में कॉलिजन इस तरह से करा दिया, देखिए दो मॉलिक्यूल के बीच कॉलिजन, इसी में दो पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ कॉलिजन का। एक में ऐसा कॉलिजन हो गया, देखिए ये क्या हुआ NN के बीच कॉलिजन हुआ N2O4, एक कॉलिजन ऐसा दिखा दिए, ये हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर इसी में एक मॉलिक्यूल का इस तरह का कॉलिजन दिखा दें, देखिए अगर ऐसा कॉलिजन हो जाए इसमें, एक ऐसा कॉलिजन हो जाए, एक इस तरह का, ये कॉलिजन हो गया इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब समझिए यहां पर NO2 NO2 क्या फॉर्म करा N2O4, ठीक है। अब ये दोनों के भी देखिए, ये दिखा रहे हैं एक पिक्चर के व्यू में, इसको दिखाना चाह रहा हूं NN, ये इसका ऑक्सीजन है, यहां भी इसके ऑक्सीजन एटम को दिखा रहा हूं। अब देखिए दोनों के बीच जब कॉलिजन होगा तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच कॉलिजन हो जाए इस तरह से। तो जब ऐसा कॉलिजन होगा तो इसके पास एनर्जी था कितना, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, है ना, एनर्जी में कोई कमी नहीं था। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाया। रीजन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब एनर्जी रहते हुए भी ये केमिकल चेंजेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। रीजन नहीं था क्योंकि इसका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। दूसरा फ्री हो सकता है, देखिए कि इसके पास तो एनर्जी था ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, बट अभी क्या हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पर हो गया, मतलब कॉलिजन जो हुआ दोनों के बीच, देखिए अब N और N के बीच ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन हुआ। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, यहाँ केमिकल चेंजेस हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये बोल रहा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होता है कितना, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, उसके द्वारा केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। रीज़न क्योंकि उसमें इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन रहता है कि रिएक्टेंट के पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पास एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, उसके द्वारा केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता। रीज़न, तो रीज़न देंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी कारण से रेट क्या हो गया, स्लो हो गया। वही लिखा देखिए, मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, बहुत सारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, बट स्टिल द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, लेकिन उसके बावजूद भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्लो होता है। क्यों, तो ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। इसी रीजन से जो एक्चुअल रेट होना चाहिए उससे क्या होता है, कम होता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए, मैं फिर से इसको एक बार हिंट कर देता हूँ, हाँ, उसके फिर समझ में आ जाएगी अच्छी। फिर इसको दूसरे तरीके से भी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के आधार पर बता देते हैं, अभी लिखवाएंगे भाई। चलिए देखिए, मेरा अब एक बार पूरे को समराइज करता हूँ। मेरा मकसद क्या था ना इस थ्योरी में बताने का, इस थ्योरी का कहने का मतलब ये था कि जो हम लोग किसी रिएक्शन का रेट अभी देखते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत ही कम है, उसका रेट जो होना चाहिए उससे बहुत ही कम है। क्यों रिएक्शन का रेट कम होता है, तो उसका रीज़न बताया हुआ है कि रिएक्शन का रेट स्लो क्यों होता है, तो उसी का रीज़न बताया हुआ है। क्या यहाँ देखें, अब इसको
द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। रिएक्शन होता क्यों? क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करता है। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया गया वनडे का मैच होता है, वनडे क्रिकेट से लेके मैं आपको बताता हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, आप समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। वनडे की मैच होती है ना, वनडे में क्या देखते हैं आपने कि दो टीम के बीच मैच होती है, ठीक है। दो टीम के बीच जब मैच होगा तो एक टीम के द्वारा वनडे में 50 ओवर्स, दूसरे के द्वारा भी 50 ओवर्स का खेल होगा। और 50 ओवर्स का जब मैच होगा तो टोटल कितना हो गया, एक साइड से कितना बॉल फेंका जाएगा, 300 बॉल्स नहीं, 50 ओवर्स का जब मैच होगा तो एक टीम के द्वारा कितना बॉल फेंका जाएगा, 300 बॉल्स। ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है, 300 बॉल्स। अब समझिएगा, अगर मान लिया गया, हटा दीजिए 6 रन भी नहीं लेता हूं मैं, 4 रन ही लेता हूं, अगर प्रत्येक बॉल पर 4 रन बन जाता है ना, अगर प्रत्येक बॉल पर 4 रन ही बनता तो टोटल कितना रन बन जाएगा, 1200 रन। कभी आप सुना है वनडे में 1200 रन बना है? नहीं सुना होगा। वहाँ पर एक एवरेज क्या होता है, 200 से 300 लेते हैं एक एवरेज। एक एवरेज क्या होता है इसका, हाँ, अगर मान ली प्रत्येक बॉल पर 6 रन बन जाता तो कितना हो जाता, 1800। देख रहे हैं, कभी सुना है 1200 या 1800 रन बना हुआ वनडे में? नहीं सुना होगा। तो क्या होता है, एक एवरेज आप क्या सुनते हैं, एक एवरेज सुनते हैं कितना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनते होंगे 200 से लेकर एक एवरेज 350, 400, और क्या होगा, बहुत हो गया। मतलब वनडे में जो आप सुन रहे थे बनना चाहिए कितना, अगर 4 रन के रेट से जोड़ते हैं तो 1200, और 6 रन के रेट से जोड़ते हैं तो 1800 रन बनना चाहिए। बट एक्चुअली जो है इस तरह का रन नहीं बनता है। क्या बनता है, बहुत ही कम बनता है। देख रहे हैं 200 से 300 के बीच रन बनता है। तब यही चीज़, रन क्यों कम बना उसी का आंसर यहाँ बताएंगे। रिएक्शन का रेट क्यों स्लो हुआ, दोनों का आंसर एक ही है। देखिए कंपेयर कर रहा हूँ, अब ध्यान दे, समझ में आया क्या बोला, कि प्रत्येक बॉल पर अगर चौका या छक्का ही लगता तो रन बनना चाहिए 1200 या 1800, बट एक्चुअली वनडे में कितना बनता है, अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 से 350 बनेगा, तो बहुत ही कम ना बना। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तो बहुत कम बना। तो क्यों रन कम बना, तो भाई यहाँ क्यों रिएक्शन का रेट स्लो होता है। दोनों एक ही चीज़ है। देखिए कंपेयर करवा रहा हूँ, समझिएगा। इसी से सारा आपका क्रिकेट के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। क्या लिखा, केमिकल चेंजेस क्यों होता है, तो क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड्स करता है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के कॉलिजन के कारण केमिकल चेंजेज होता है। अब यहीं पर आइए, रन क्यों बनता है, तो बैट एंड बॉल के बीच कॉलिजन के कारण बनता है। यही चीज लिखा हुआ है ना, रन क्यों बनता है, केमिकल रिएक्शन होना मतलब यहाँ रन बनना, एक ही चीज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है फर्स्ट बॉल में, कि केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। मतलब केमिकल चेंजेस क्यों होता है, तो कोलाइड्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कॉलिजन करता है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड्स करता है, उसी कारण केमिकल चेंजेस हुआ। उसी तरह से रन क्यों बनता है, तो रन इसलिए बनता है कि बैट एंड बॉल के बीच कॉलिजन होता है। तो बैट एंड बॉल के कॉलिजन के कारण रन बनता है। दोनों की हो गया। सेकेंड पॉइंट आइए, एवरी कॉलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कॉलिजन। प्रत्येक बॉल पर चौका या छक्का नहीं लगाया जा सकता है। प्रत्येक बॉल पर आप 4 या 6 रन तो नहीं मार सकते, वही आप, एवरी कॉलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कॉलिजन। तो इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोल रहे हैं, जिस बॉल पर आप 4 या 6 रन मारते हो। तो जिस पर 4 या 6 रन लगता है वो हो गया इफेक्टिव कॉलिजन। तो क्या है, प्रत्येक बॉल पर 4 या 6 नहीं लगाया जा सकता है। और इफेक्टिव कॉलिजन क्या बोले, कि वैसा बॉल जिस पर 4 या 6 रन बनता हो, इफेक्टिव कॉलिजन हो गया। ठीक है, अब आइए, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन देयर आर 2 बैरियर्स। मतलब 4 या 6 रन बनने में 2 बाधा है। 4 या 6 रन नहीं बनने में 2 बाधा है। क्यों नहीं 4 एंड 6 रन बन पाता है प्रत्येक बॉल पर, तो इसका दो इसमें बैरियर हो गया। कौन, एक एनर्जी बैरियर। अब एनर्जी बैरियर देखिए, एनर्जी बैरियर क्या बोलना चाह रहा हूं, अब यहां पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जितने भी प्लेयर आपके हैं, सारा आपका, जैसे हमारा जो फेवरेट प्लेयर है, ठीक है, वो MS धोनी है। तो हम क्या बोला, एनर्जी से रिलेटेड उनको कंपेयर कर रहा हूं मैं। सारा प्लेयर आपका MS धोनी ही नहीं हो सकता है। क्यों, अरे उनके पास इतना एनर्जी है कि हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर 4 एंड 6 कर सकते हैं। तो सब सारा प्लेयर तो वैसा नहीं है ना, कि सब 4 या 6 रन ही मार देगा।
तो ही बोल रहा हूँ कि फॉर इफेक्टिव कॉलिजन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इफेक्टिव कॉलिजन के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए कितना, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। बट मेनी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मे नॉट पोजेस एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। सारा प्लेयर तो MS धोनी है ही नहीं, तो क्या सबके द्वारा तो 4 और 6 रन नहीं बन सकता है, इसलिए क्या हुआ, रन कम बनता है। ठीक है। दूसरा है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर। मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बट स्टिल द रिएक्शन रेट इज स्लो। अब क्या हुआ, ओरिएंटेशन में आइए, मान लिया गया अब इस तरह से कि बैट एंड बॉल के बीच कॉलिजन हुआ। अब उस बॉल को इतना जोर से हिट किया गया कि वो बाउंड्री पार कर सकता था। ठीक है, बाउंड्री पार कर सकता था, बट सही डायरेक्शन में उसको ओरिएंटेशन नहीं किया गया। वो कहाँ चला गया, प्लेयर के पास ही, जहाँ फील्डर था उसी के पास चला गया। तो आप उस बॉल को इतना एनर्जी से हिट किया कि वो बाउंड्री पार कर सकता था, लेकिन वो किसके पास गया, तो जहाँ पर फील्डर था उसी के पास गया। तो क्या एनर्जी था कितना, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन नहीं किया गया, इसलिए फिर क्या हुआ, रन नहीं बन पाया। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो गया, ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। वो एनर्जी नहीं लगाते, वो सही डायरेक्शन में बॉल को ओरिएंट कर दिया, ओरिएंटेशन कर दिया कि जिधर प्लेयर नहीं रहता तो उस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर दिया, बिना एनर्जी लगाए वो 4 रन्स बन जाता है। नहीं तो वही बोला गया, देखिए कि मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी बट स्टिल द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। है ना, इम्प्रॉपर डायरेक्शन में अगर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का होगा तो वैसे कंडीशन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के द्वारा केमिकल चेंजेस नहीं होगा, जबकि उसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। इसी कारण से यहाँ पर रिएक्शन का रेट स्लो हो गया और इसी कारण से रन भी कम बन गया, क्योंकि सही डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं कर पाई। एनर्जी था बॉल के पास कि 4 रन्स में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट कहाँ चला गया, प्लेयर के पास। ठीक है, तो दोनों तो एक ही चीज हो गया ये। अब इसी से रिलेट करके फिर आपको एक टर्म और बताता हूँ। तो इसका मकसद यही था बताने का कि कॉलिजन थ्योरी ये क्या बताता है कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्यों स्लो होता है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब इसी में आइए एक और फॉर्म बता देता हूँ तब आगे हो जाए। एक आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसके बारे में देखें, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। कॉलिजन थ्योरी क्यों एक्सप्लेन किया गया है, अब दूसरे तरीके से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के द्वारा। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, देखिए द नंबर ऑफ कॉलिजन, द नंबर ऑफ कॉलिजन takes place in, the number of collision takes place in 1 second, in 1 second in unit volume area, unit volume, in unit volume of gaseous mixture is called collision frequency. The number of collision takes place in 1 second in unit volume of gaseous mixture. किसी भी गैसेस मिक्सर के यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में जितना बार कॉलाइड्स करेगा मॉलिक्यूल्स, वो उसका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये बता दिया। और इसका जो वैल्यू होता है ना, द वैल्यू ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, the value of collision frequency varies from 10 power 20 to 10 power 25 comma. This value of collision frequency, this value of collision frequency
indicates that the reaction should complete in fraction of second, but actually it is not so, ड्यू टू, फिर वही रीज़न हो गया, क्या चीज़, ड्यू टू एनर्जी बैरियर, जो अभी बता चुके, एंड ओरिएंटेशन बैरियर। फिर उसके बाद तो वही जो बता चुका मैं आपको, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के आधार पर बता रहा हूँ। समझिए क्या बताता हूँ, देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, एक सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में जितना बार मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड्स करेगा वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड। चलिए अब देखिए एक सेकेंड में कितना कॉलिजन हो रहा है, 10⁻20 से 10⁻25, ये बहुत अधिक वैल्यू है, 28 तक वेरी करता है, बट हम यहाँ लिख रहा हूँ 10⁻25 से 10⁻28, किसी बुक में 25 से लेकर 28 तक रहेगा, 10⁻25 to 10⁻28। तो देखिए इतना बड़ा वैल्यू हो गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का, मतलब एक सेकंड में 10⁻25 टाइम्स कोलाइड्स करेगा, हाँ ना। और रिएक्शन क्यों होता है, कॉलिजन के कारण। जब बताइए कॉलिजन के कारण रिएक्शन हो रहा है और एक सेकंड में इतना बार कोलाइड्स कर रहा है, तो रिएक्शन को फ्रैक्शन ए सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। प्लग झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वही बोल रहा हूँ। This value of collision frequency indicates that the reaction should complete in fraction a second, but actually it is not so. क्यों, तो ड्यू टू, फिर दो ही प्रॉब्लम आ गया, क्यों ऐसा हुआ, तो एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का इतना अधिक वैल्यू होते हुए भी रिएक्शन का रेट स्लो होता है, और इसका रीजन फिर वही आएगा, दोनों एनर्जी बैरियर एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी बैरियर में फिर क्या देखेंगे, कॉलिजन हुआ लेकिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर वो नहीं था, इसलिए रिएक्शन का रेट स्लो हो गया। फिर ओरिएंटेशन बैरियर में उसके पास एनर्जी था थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन था, इसके कारण क्या रिएक्शन नहीं हो पाया, फिर वही रीजन आ गया दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो यही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत था। और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सिर्फ कोलाइड होने के कारण नहीं होता है कॉलिजन। अब यहाँ आप देखिए हो गया ये लिखा, आप समझ लिए, थोड़ा सा पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, सपोज दैट, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितना होता है, 3 होता है, बताया था। मॉलिक्यूलरिटी 3 क्यों होता है आप समझिएगा, इन एलिमेंट्री स्टेट में जैसे हम दिखा ना, मान लीजिए लिखते A+2B, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, 1 स्टेप होने वाला रिएक्शन है। तो 1 स्टेप में रिएक्शन होने वाला है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, समझिए, देखिए क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गया। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसका रीजन क्या था बताया था, देखिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक साथ तीनों कोलाइड्स करे। अब ये देखिए कितना बड़ा पॉसिबिलिटी है, ये A, B और B, ये 3 मॉलिक्यूल हुआ। अब ये तीनों का कॉलिजन एक ही साथ साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तीनों का कॉलिजन एक साथ एक ही टाइम होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा, ये जो कॉलिजन हुआ तो इस कॉलिजन में 2 और फैक्टर आ गया, क्या, कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये एनर्जी बैरियर मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक होना चाहिए, और ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। जैसे कॉलिजन भी हुआ तो इस कॉलिजन को कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, तब ये केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होगा। इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि तीनों मॉलिक्यूल को एक साथ कोलाइड करना, और कोलाइड होने के बाद भी उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना है, एक एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर, तब ये इफेक्टिव कॉलिजन कहलाएगा। मतलब इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कितना कंडीशन आ गया कि तीनों को एक साथ कोलाइड होना चाहिए, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है कि तीनों मॉलिक्यूल को एक ही टाइम एक साथ कोलाइड होना, यही होता है। और फिर ये कोलाइड हुआ तो उसके साथ भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये एनर्जी एंड ओरिएंटेशन, ये दोनों होना चाहिए, तब ये इफेक्टिव कॉलिजन में कहलाएगा, समझे। इसलिए मैक्सिमम क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है। अब 4 कर दीजिएगा तो 4 फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आ जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं आता है, ये रीजन है, ठीक है।
तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। यहीं तक रहने दीजिए।